ओके तो ये सो यार आज अपन पढ़ेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक जो कि अपना फर्स्ट एग्जाम हैगा। इसका आज सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। हाँ सॉरी, तो चलिए इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स सबसे पहले देख सकते हैं कि मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स होता क्या है। तो यार मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स जैसे कि इसका आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले, जिसमें कि आ जाता है हमारा ये कुछ इस तरह के इंट्रोडक्शन आया तो ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं एंड फंक्शंस वगैरह आते हैं, इसमें डोमेस्टिक इंटरनेशनल ये सब अपन बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं अपन इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के बारे में। एक मिनट, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक में सबसे पहले यार देखते हैं मार्केटिंग लॉजिस्टिक। तो जैसे कि वर्ड से ही अपने पता चल रहा है कि मार्केटिंग की बात हो रही है। लॉजिस्टिक का मतलब होता है यार कुछ ट्रेडिंग का वगैरह, जो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का जो वो ट्रांसपोर्ट होता है उसको अपन कहते हैं लॉजिस्टिक्स। ठीक है, तो वो एक तरह का, और इसमें इंटरनेशनल में आ रही है, यानी कि इंटरनेशनली जो हम मार्केटिंग का यानी कि जो गुड्स वगैरह आएगा उसका हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो आता है इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। तो फिर चलिए इसके हम एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो द वर्ड लॉजिस्टिक डेरिवेट फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड, यस फ्रेंच वर्ड से लिया गया है लॉजिस्टिक, जिसका फ्रेंच वर्ड है लॉजर, विच मीन्स द आर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट नॉर्मली नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट करना मार्केटिंग मैनेजमेंट में। ठीक है, यानी कि कोई सा भी अपना जो मार्केटिंग वगैरह का जो भी एक गुड्स वगैरह आएगा, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, तो उसको अपन जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं थ्रू बाय एयर कर रहे हैं, बाय रोड कर रहे हैं, थ्रू शिप्स कर रहे हैं, थ्रू कार्गो वगैरह, जैसे भी हम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंटरनेशनली, हम जैसे भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो वो होता है मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। ठीक है, तो अभी इसका कुछ और भी लिखा है, ड्यूरिंग फ्रेटिंग ए गुड्स मैनेजमेंट और मार्केटिंग ऑफ प्रॉपर सप्लाई ऑफ वेपन्स। जैसे कि ये है कि अपन क्या क्या मार्केटिंग इसमें कर रहे हैं, इसमें वेपन हैंगे, फूड मेडिकल के जो भी कोई आइटम्स वगैरह होते हैं वो सब अपन इसमें करते हैंगे, इसमें क्या कहते हैं लॉजिस्टिक्स। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के बारे में। इसके कुछ ये हेडलाइंस होंगे जिसको आप इसको फंक्शन कुछ भी कह सकते हैं इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहला है प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, यानी कि एक बना हुआ माल को प्रोसेस करना सबसे पहले टू कस्टमर्स, कस्टमर तक डिलीवरी करना। ठीक है, मैं समझे नहीं क्या इसमें, पता है जो लिखा है बस मैं वो एक बार पढ़ के दिखा रहा हूँ, बेशक जैसे भी समझ आ जाए। तो फिर चलिए, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी फिनिश्ड गुड्स टू कस्टमर्स। एंड सेकेंड रहेगा इट हेल्प्स टू रिड्यूस कॉस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन देता है एंड कॉस्ट भी रिड्यूस करता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसमें। एंड इसकी मेन ऑब्जेक्ट होगा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस स्मूथ। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस हैगा ये भी स्मूथ करता है। ठीक है, अब इसके स्कोप के बारे में जानेंगे, बहुत ही बड़ा इसका स्कोप हैगा एंड गुड स्कोप हैगा। ओके दैट्स इट। तो अभी आते हैं अपन इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ये अपन लॉजिस्टिक्स हैगा, लॉजिस्टिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये मैंने लिखा है कि बना कर लिखना है। ठीक है, तो फिर रिड्यूस कॉस्ट कर, ये हमारी इंपॉर्टेंस देखना है कि हमारा जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या भूमिका है, वो सब देखना है। हिंदी में अभी आप लिख सकते हैं आंसर्स अपने, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बस एक मैं फ़नी वे में आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब पे यार, वो ज़्यादातर उसमें इंग्लिश में ही बता रहे थे। मेरे जितना पल्ले पड़ा मैंने उतना नोट्स बनाए एंड वही आपको मैं समझा रहा हूँ, एक एज ए स्टूडेंट्स नॉट एज ए टीचर। ठीक है, तो चलिए रिड्यूसिंग कॉस्ट अपना ये इंपॉर्टेंस में है कि एक कॉस्ट रिड्यूस करता है एंड गुड प्रोडक्ट देता है। एंड लीनियर वे का मतलब होता है कि एक लीनियरली वे में, जैसे कि मानते हैं ना कि एक हेराची में, हेराची का समझाओ, जैसे कि एक ये पॉइंट है एक सीढ़ी नुमा, मतलब कि एक मान के चलिए पूरे लीनियर वे में पूरा ये काम करता है। लीनियर मतलब कमेंट करना है मेरे को, लीनियर का कुछ बढ़िया सा अर्थ समझ नहीं आ रहा, लीनियर को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, एंड टाइमली डिलीवरी। अब देखिए लॉजिस्टिक जो होता है यानी कि क्या होता है कि एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, लॉजिस्टिक इंटरनेशनली में वो तो बाद में देखेंगे, अभी तो नॉर्मल लॉजिस्टिक है यानी कि ट्रेडिंग का जो भी हमारा सामान है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का काम। ठीक है, तो जब ट्रांसपोर्ट से हमारा एक गाड़ी से दूसरी जगह पे एक गाड़ी से गाड़ी पहुंचा रहा है जब सामान, तो फिर वो जब पहुंचा रहा है तो फिर ये है ना कि टाइमली डिलीवर कर रहा है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट में कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो सब बात की बात है। अगर कि उसका ट्रांसपोर्ट गंदा होएगा तो वो सब बात की बात है, लेकिन अभी हमारे प्रोडक्ट कोई नुकसान नहीं हो रहा, सारा काम एक बार में पहुंच जा रहा है, सारा माल एक बार में उस जगह पे पहुंच जा रहा है एंड इसमें कॉस्ट में भी कमी आती है। तो ये वही सब है, रिड्यूस कॉस्ट, गुड प्रोडक्ट, लीनियर वे, टाइमली डिलीवरी। ठीक है, तो अभी बात आती है हमारी ऑब्जेक्टिव्स के।
ऑब्जेक्टिव में इसके क्या क्या वही है जो ऊपर रहेगा, रिड्यूस द कॉस्ट, प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सर्विसेज टू इंक्रीज सेल्स एंड कॉम्पिटिटर एडवांटेज। कॉम्पिटिटर वो होता है जो हमारे जैसा काम कर रहे हैं, वो हमारे कॉम्पिटिटर रहेंगे, हमारे विरोधी रहेंगे, ठीक है, तो वो सब इसमें आ जाता है। अब आता है फंक्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। देखिए बात पूरी घुमा फिरा के वही आ रही है, इसमें हर जगह वही आ रही है कि ट्रेडिंग का ही, ट्रांसपोर्टेशन का ही पूरा मामला है, बात घुमा फिरा के वही आ रही है। डिलीवरी ऑन टाइम, रिड्यूस द कॉस्ट, प्रमोटिंग द सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एंड प्लेस द राइट प्लेस, ठीक है। अभी ये सब पता है, इसका मैं अच्छे से आगे पढ़ेंगे, अभी बेशक थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, वीडियो को थोड़ी जरूर देखना, आगे एकदम बढ़िया समझ आएगा। अभी बात आती है मेन, थोड़ा सा मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। लॉजिस्टिक्स हमारे दो टाइप्स के होता है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनली। अब डोमेस्टिक होता है जो एक घरेलू होता है, ठीक है, इंटरनेशनली होता है जो एक देश से दूसरे देश में जाता है, जो कि घरेलू नहीं होता। मतलब इंडिया से कोई सामान जा रहा है बाहर दूसरे देश में, पोलैंड जा रहा है, तो वो होता है इंटरनेशनली, ठीक है। अभी डोमेस्टिक में देखते हैं, डोमेस्टिक में ये होता है तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल किया जा सकता है, एंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये डोमेस्टिक है, एक देश से दूसरे एक ही देश में होता है तो ये थोड़ा सा इजी भी होता है, लेकिन ये होता है डिफिकल्ट, ठीक है। इंटरनेशनली होता है डिफिकल्ट। अभी आता है अगले में, रूल्स एंड रेगुलेशन आर इजी। अब क्योंकि एक देश के हमें यहाँ के रूल्स वगैरह सब कुछ पता है, तो हम जो जैसे कि रोहिणी से अपन आज़ादपुर कुछ भेज रहे हैं तो वो सारे रूल रेगुलेशन पता है, रेड लाइट वगैरह जो भी है कि फालतू की जो भी रूल्स रेगुलेशन है, तो वो सब अपने को रूल रेगुलेशन पता है, जो कि अपने वेरी इजी हो जाता है। लेकिन जब दूसरी जगह में दिल्ली से मैं पोलैंड भेज रहा हूँ तो वो सब रूल्स रेगुलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ये सब यार बहुत ही ईजी आएगा, ज़्यादा इसमें झंझट वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब आएगी लोकल लैंग्वेज। अब इधर से आएगा अपने को कुछ जैसे कि करना है ना, दिल्ली से मैं बोल रहा कि जैसे रोहिणी से मेरे को आज़ादपुर कुछ भेजना है, तो लोकल लैंग्वेज ही चल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल दिल्ली में हिंदी बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, भोजपुरी कोई बंदा बोल लेगा, तो फिर वही है लोकल लैंग्वेज। लेकिन इधर लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, क्योंकि अपने को भी पता है कि एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, तो इधर अपन बोलते हैं, उधर पता नहीं कौन सी भाषा बोलेंगे, मोस्टली इंग्लिश बोलेंगे या रशियन फ्रेंच जो भी कुछ बोलेगा, तो वो लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। लेस रिस्की है क्योंकि एक देश से में ही जा रहा है, एंड ये मोर रिस्की, सस्ता पड़ेगा, ये महंगा पड़ेगा, चीप एंड एक्सपेंसिव। इसमें मैक्सिमम हम क्या ले सकते हैं, रोड ले सकते हैं, बाय रोड ट्रक वगैरह से जा सकता है, एंड रेल वगैरह से जा सकता है, ठीक है। एंड अब इंटरनेशनली में हमारा आता है ट्रांसपोर्ट मोड, हमारा ये सी हो जाएगा एंड ये एयर हो जाएगा, जहाज वगैरह से जाएगा या फिर बाई एयर जाएगा, क्योंकि मैं पोलैंड में बाइक तो ले जा नहीं सकता ना, अपना ट्रक भी नहीं ले जा सकता, तो दैट्स वाई। तो अभी ये होता है मिनिमम डॉक्यूमेंट, इसमें कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नॉर्मल गाड़ी का लाइसेंस वगैरह होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, वो सभी हम आगे पढ़ेंगे कि डॉक्यूमेंट इसमें होते क्या है, ठीक है। एंड इसमें होता है कि इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, जब अपन इंटरनेशनली कुछ करते हैं तो एक से दूसरे देश में जाने में, एक मिनट, हाँ, तो एक देश से दूसरे देश में जाने में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपने को लगते हैं। तो अभी चलते हैं, अपन पढ़ते आएंगे, थोड़ा सा इधर अब आते हैं इंट्रोडक्शन से, अभी थोड़ा ऊपर आते हैं कुछ मेंस टाइप पे, ठीक है। अब आते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। जो भी ये एक से मान के चलिए, जो भी शिपिंग का मतलब कि ज़्यादातर इंटरनेशनली किससे करते हैं, अभी हमने इधर पढ़ा ना कि ये करते हैं अपन सी एंड एयर से, ठीक है, तो मतलब जहाज वगैरह से या फिर हवाई जहाज से। अब देखिए हवाई जहाज तो आपको ही पता है कि हवाई जहाज महंगा पड़ेगा, इसलिए मोस्टली सी वगैरह जो कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उन सबका ही इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अभी आता है, एक मिनट, ओके। तो अभी आता है इसमें प्रॉब्लम्स ऑफ शिपिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। शिपिंग इंडस्ट्री जो भी है, जहाज वगैरह होते हैं, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वही अपन उस बारे में पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, जैसे मैंने IMP लिखा है। तो फिर चलिए, इनएडिक्वेट कैपेसिटी टू हैंडल कार्गो। अभी इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत जैसे जानना है, मैं बताता हूँ। इनएडिक्वेट कैपेसिटी टू हैंडल कार्गो, ठीक है। तो फिर अभी इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि इसमें इनएडिक्वेट कैपेसिटी टू हैंडल कार्गो, कार्गो जो होता है, कार्गो उन बड़े बड़े शिप्स, उन बड़े बड़े जहाज़ों को कार्गो बोला जाता है, ठीक है, जहाज़ों को कार्गो बोला जाता है। तो ठीक है, तो फिर इनमें कई सारे वेयर हाउसेज यार वो होते हैं, इनमें रखने की जगहें होती है, वेयर हाउसेज, जहाँ पर इसका स्टॉक्स वगैरह रखे जाते हैं, एंड या फिर बंदरगाह वगैरह, जैसा कुछ भी आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो होता है वेयर हाउसेज। तो फिर इनके एकदम, क्योंकि होता क्या है ना कि इंडिया में अभी इतना वो सब नहीं है इसका इंटरनेशनली जो लॉजिस्टिक्स वगैरह का अभी इतना वो ढंग से बैठा नहीं है, इसका जमा नहीं है इसका काम, ठीक है। तो फिर इसके लिए इसमें कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे कि लाइक नॉट प्रॉपर वेयर हाउसेज, नॉट इनफ स्पेस इन कार्गो टू स्टोर। कार्गो में भी इतनी जगह नहीं होती है जितना कि हम माल बढ़िया से भर सके। ये होती है, लेकिन इस प्रकार से ऐसे हम कह सकते हैं कि उसमें नहीं होती है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे को नहीं पता, मैंने तो भाई जैसा पढ़ा था वैसा भी थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला था, आई एम स्टडी यू लाइक ए स्टूडेंट, नॉट लाइक ए सर, नॉट लाइक ए प्रोफेसर, ठीक है, ओके।
तो अभी आती है बात, आ रही है कि अपने को इधर आ रही है नॉट प्रॉपर गोडाउन से, जैसे कि पढ़ा है कि गोडाउन वगैरह नहीं होते, वेयर हाउसेज वगैरह बहुत कम होते। देखो मैंने हर जगह लिखा है नॉट प्रॉपर, यानी जितने चाहिए उस मुताबिक उतने नहीं है, प्रॉपर नहीं है, थोड़ा सा कम ही है, इसलिए नॉट प्रॉपर वेयर हाउसेज गोडाउन्स, नॉट इनफ स्पेसिस इन कार्गो, दे आर नॉट ट्रेन पीपल टू। एंड अभी देखो इंडिया में कोई बंदा भी, जैसे कैसे समझाऊँ मैं, जैसे कोई ट्रेंड पीपल नहीं है, जैसे मैं बोलूँगा ना कि पायलट भी अपने आप पे अभी ऐसे नहीं है जो कि प्रॉपर वेल ट्रेंड हो, हैंगे, मैं मना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी आगे बताऊँगा मैं क्यों नहीं होते। देयर आर नॉट ट्रेंड पीपल टू ऑपरेट कार्गो, ये ऐसे वो जहाज चलाने वाला नॉर्मल हैंगे, कोई ज़्यादा ट्रेंड पीपल नहीं हैंगे, ठीक है। ये सब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैगी, इनएडिक्वेट कैपेसिटी टू हैंडल कार्गो। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शॉर्टेज ऑफ कंटेनर। कंटेनर वही होता है जो बड़े बड़े लोहे के डब्बे होते हैं जिसके अंदर माल वाल भरे जाते हैंगे, तो वो होता है हमारा कंटेनर। तो फिर मेजर इशू इन शिपिंग इंडस्ट्री, नॉट परफेक्ट कंटेनर एज अकॉर्डिंग टू गुड्स, नॉट सफिशिएंट नंबर ऑफ गुड्स। तो वही है कि यार कंटेनर की शॉर्टेज है कि ज़्यादा कंटेनर वगैरह अपने पास नहीं हैंगे, ठीक है, शिपिंग इंडस्ट्री में। एंड ओवर एज्ड वैसल यानी कि जो हमारे पास जो भी शिप्स वगैरह आएंगे, जो भी कार्गोज वगैरह आएंगे, वो बहुत ही पुराने हो चुके हैं, अभी अपने पास नए इतने नहीं है, जो भी चले आ रहे हैं वो कई सालों से चले आ रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो उसमें अब जब पुराना कोई चीज़ हो गया तो फिर उसमें वही है कि उसमें वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, बदलाव वगैरह करने पड़ेंगे, कई पुराने वो ऐसे बाबा आदम वाले ज़माने के चलते आ रहे उस टाइप के, ठीक है। तो अभी आता है कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। अभी इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स हैगा तो फिर बस जाहिर सी बात है कि हर चीज़ में कंपटीशन हैगा, तो वही एक प्रॉब्लम इधर भी हैगा कि कंपटीशन हैगा हमारे फॉरेन कंपनियों से। एंड कंजेशन एट पोर्ट यानी कि वही होता है बंदरगाह वगैरह जो भी होता है, ठीक है। तो इसके पोर्ट पे भी कई सारे जहाज आ नहीं पाते हैं, फंस जाते हैं, एक जहाज आगे जा रहा है जैसे एक जाम जैसा लग जाता है ना, तो उस टाइप का हैगा कंजेशन एट पोर्ट, ट्रैफिक ऑन पोर्ट, ये ठीक है। फिर आता है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन वेयर हाउसिंग लो फैसिलिटीज़। ये इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका कुछ ठीक ठाक नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी यही है, उसकी कम्युनिकेशन वगैरह कुछ ठीक ठाक नहीं है, चलता आ रहा है बस, हो जाता है, काम चलाओ इसको हम कह सकते हैं। तो यही कुछ प्रॉब्लम है कि हमारे पास कार्गो को हैंडल करने की कैपेसिटी इनएडिक्वेट है, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, कम है ऐसे बोल सकते, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ कंटेनर है, ओवर एज वैसल, लेकिन जहाज वादे पुराने हो चुके हैं, कंटेनर भी इतने कुछ ज़्यादा है नहीं अपने पास, कंपटीशन हो चुका है फॉरेन कंट्री से, अपने पास एक तो माल कम है, ऊपर से कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है आपकी। एंड पोर्ट भी, बंदरगाह वगैरह भी इतने कुछ ज़्यादा है नहीं, उधर भी आती है ना तो ट्रैफिक वगैरह हो जाता है, एक ही उस पर उतरते हैं। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, यही वाला थोड़ा सा समझ नहीं आया मेरे को, बट कोई नहीं, देख लेते हैं, जो मैं नहीं समझ आ पाऊँ ना उसको एज इट इज़ में लिख लो बस, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी टू सॉल्व शिपिंग इंडस्ट्रीज। अभी क्या है कि स्ट्रैटेजी क्या क्या हम तरीके अपना सकते हैं, जो ये प्रॉब्लम्स आई है, जो ये ऊपर जो प्रॉब्लम आई है, अपन इसको सॉल्व कैसे कैसे कर सकते हैं। अब वही बात है कि जो भी इधर हमने प्रॉब्लम बताई इसको अपोजिट कर देना तो वो हमारी हो जाएगी, स्ट्रैटेजी हो जाएगी टू सॉल्व शिपिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो फिर वही है नीड इन्वेस्टमेंट। अभी देखिए सबसे पहले मेन ज़रूरत है कि हमको इन्वेस्टमेंट की, हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं है, तो फिर वही है कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है अपने को। फिर नीड इन्वेस्टमेंट, नीड मोर इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट तो है कि नीड मोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड फिर आता है डेवलपिंग एडुकेट कंटेनर, जो भी कंटेनर की अभी जैसे कि ऊपर अपने कमी बताई थी कि सही कंटेनर नहीं है, शॉर्टेज हो रखी है, तो वही है कि अपने पास कंटेनर बढ़ाना है। अभी हमने इधर पढ़ा कि ओवर एज वैसल है, तो इसका वही स्ट्रेटेजी सॉल्व हो जाएगी कि हमने को और नए शिप्स वगैरह लाने पड़ेंगे या फिर इन्हीं में रिनोवेशन करवानी पड़ेगी, वही सब है इंटीग्रेशन टू शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स एंड कॉम्बिनेशन। हाँ फिर अगर कुछ रहेगा कि क्रिएटिंग मोर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। अभी अपने इधर पोर्ट के बारे में पढ़ा ना कि पोर्ट में भी कई सारे वो होते हैं कि पोर्ट में जगह बहुत ही कंजेशन सी होती है, तो वही है कि वेयर हाउसिंग की लगानी पड़ेगी। एंड फिर आता है मोर सी पोर्ट्स वही है बंदरगाह वगैरह। अभी आता है कुछ इंपॉर्टेंट्स में टाइप ऑफ सरचार्ज और बेसिक फ्राइट रेट्स। अब इधर फ्राइट रेट्स के बारे में गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं जो भी क्वेश्चन इधर पढ़ाऊंगा वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट में ही आते हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक में पैसा कैसे फिक्स्ड करते हैं, लॉजिस्टिक्स वही है, एक बंदा जैसे कि बोल रहा है कि मेरा माल को इंडिया से आप भेज दो पोलैंड में, ठीक है। तो ये जो बंदा आएगा ये जहाज़ वाले को पकड़ेगा, जहाज़ वाले को पैसे देगा, जहाज़ वाले के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, एंड फिर इसके जहाज़ में अपना माल रखेगा, उसकी देख रेख के लिए जो भी कुछ होता है वो सब करेगा, एंड फिर इसका माल इस जहाज़ में इंडिया से होकर वापस चले जाएगा पोलैंड में, ठीक है। तो अब इसी में ही वो कैसा लॉजिस्टिक का वो क्या पैसा लगेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, अभी हम उस बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते टाइप्स ऑफ सरचार्ज। सरचार्ज वही होता है कि क्या पैसा लगेगा, चार्जेस वगैरह, फिक्स प्राइजेस वगैरह क्या आएंगे।
तो फिर वही होता है। तो सबसे पहले हम एक जो जहाज़ वाला बंदा हैगा, वो जो कार्गो वाला बंदा हैगा, वो जो उसका जहाज़ का पायलट हैगा, जो कई पायलट नहीं सॉरी कैप्टन बोलते हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कि इसकी सरचार्जेस कैसे कैसे लगेंगे। वो एक उस माल को यहाँ से यहाँ पहुँचाने पे वो कस्टमर जो भी रहता है बंदे से, उससे वो पैसा कैसे चार्ज करेगा, क्या क्या उसमें अपना वो टैक्सेस वगैरह लगाएगा, वो सब, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ओशन रेट, वो जिस जहाज में से लेकर जाएगा सबसे पहले ओशन का वो रेट, कितना दूरी का वो उसका रास्ता आएगा, सबसे पहले वो तय करेगा, ठीक है। बेसिक ओशन रेट जो भी रहेगा वो करेगा। फिर उसका फ्यूल देखेगा कि कितना फ्यूल उसका लग रहा है, वो भी ऐड ऑन करेगा उसमें। फिर आता है रेजिडेंशियल डिलीवरी सरचार्ज, कितना दूरी तक वो ले जा रहे हैं। नॉर्मल सबसे पहले आएगा बेसिक ओशन का रेट, सड़क पे जैसे गाड़ी चलाने का वो जो रोड टैक्स देते हैं वैसे ओशन में भी कुछ होता होगा सी वगैरह का, तो वो हैगा इसमें। फिर आता है उसका कितना फ्यूल उसका जल रहा है वो देखेगा जहाज़ का कैप्टन। फिर देखेगा वो कितनी दूरी पे डिलीवरी कर रहा है, इंडिया से पोलैंड ले जा रहा है तो इंडिया से पोलैंड तक में कितना उसका दूरी का डिस्टेंस हैगा। जैसे मीटर से लेते हैं ना कि 10 किलोमीटर का 100 रुपये हो जाएगा, तो उस हिसाब से वो देखेगा। फिर ओवरसाइज पैकेज सरचार्ज, ओवरसाइज पैकेज देखेगा। इसमें पता है एक वो होता है क्या कहते हैं, एक पैकेज का एक साइज़ होता है कि उतने साइज़ तक का अपन वो ले लेंगे। फिर इसके अगर ऊपर जैसे कोई से भी उसके साइज़ के जैसे अपन ऊपर हो जाएगा, जैसे कि इतना बड़ा पैकेज है लेकिन अगर इतना बड़ा पैकेज होगा तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाएगी। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि इतना बड़ा पैकेज है उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसका साइज़ ओवर साइज़ हो जाएगा, ये मान के चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो उसका वो लगेगा। फिर आएगा सैटरडे चार्ज, के सैटरडे ऑब्वियसली सी बात है क्योंकि वीकेंड डेज होते हैं, वो सब चार्ज होगा। तो इन सभी को वो कंसीडर करते हुए एक अपना सरचार्ज बनाएगा, एक उसको बिल देगा, वही सब कितना पैसा वो लेगा उसने। तो यही सब बात है कि नॉर्मल ओशन रेट, फ्यूल देखेगा, रेजिडेंशियल डिलीवरी का एड्रेस वगैरह कितना दूरी तय कर रहा है, ओवरसाइड पैकेज, कोई अगर ज़्यादा बड़ा पैकेज है कुछ एक्स्ट्रा सामान आएगा तो उसका एक्स्ट्रा पैसा लेगा, एंड संडे सैटरडे होगा तो उसका पैसा अलग से लेगा, ठीक है। तो ये सब हो गया। अभी बात आती है अपने कुछ बेसिक सर्विसेज रेट एडिशनल, ये BSRA बंकर एडजस्टमेंट फैक्टर और भी कुछ कंसिडर कर रहेगा इसमें। करेंसी एडजस्टमेंट फैक्टर CAF, हैवी वेट चार्ज HWT, पोर्ट कंजेशन सरचार्ज PCS एंड पीक सीजन सरचार्ज PSS, ठीक है। अभी ये कुछ और चीज़ इसमें ले रहा है, कुछ और चीज़ कंसीडर करता है इससे पैसे लेने के लिए, उसका बिल बनाने के लिए, ठीक है। तो इन बेसिक सर्विस रेट, BSRA बंकर एडजस्टमेंट फैक्टर, BAF बंकर का करेंसी एडजस्टमेंट फैक्टर, CFE में भी होगा कि करेंसी का उधर क्या करेंसी चल रही है उस टाइप के होगा, एंड हैवी वेट चार्ज कुछ एक्स्ट्रा कुछ वेट आएगा वही आएगा, ओवर साइज जैसे बताया था उस टाइप का। एंड पोर्ट कंजेशन, अगर पोर्ट पे मान लो कुछ जगह नहीं है, एक्स्ट्रा होता है ना कि वो दलाली वाले बंदे होते हैं, वैसे ही हो गया। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को इतना कुछ समझ नहीं आ रहा, बट जैसे जिस हिसाब से आ रहा है मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज डेट हो चुकी है कि गाइस मे बी यार 24 है कि 27 को ही मेरा एग्ज़ाम हैगा। तो फिर यार पढ़ लो बस 1 घंटा पढ़ लो, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। फिर आते हैं इंटरनेशनल मैरिटाइम ब्यूरो, ये मैंने बता दिया, पोर्ट कंजेशन चार्ज एंड पीक सीजन रेट। पीक सीजन में जून 1 से अक्टूबर 31, हाँ लॉजिस्टिक्स में भी एक सीज़न होता है जून 1 से अक्टूबर 31, यानी कि अभी चल रहेगा, अभी सीज़न में ही है अपन, ठीक है। तो इस टाइम पर जो भी कुछ बंदा लॉजिस्टिक्स कर रहा है, जो भी कुछ शिपिंग वगैरह यूज़ कर रहेगा अपना, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, ऑब्वियसली सी बात है, सीज़न होता है हर बंदे का, ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो IMB, अभी अपन पढ़ते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो, ओके। तो अभी बात आती है इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो आखिर होता क्या है। तो ये एक ब्यूरो होगा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये एक वो होता है पुलिस वगैरह का सीन हैगा इसमें। कुछ जो भी कुछ लॉजिस्टिक्स में शिपिंग वगैरह में जो भी कुछ गड़बड़ी हो जाती हैगी, तो उस गड़बड़ी में ये एक, जैसे कुछ चोरी वगैरह हो जाती है दिल्ली में इंडिया में तो पुलिस आती है ना, वैसे ही शिपिंग वगैरह में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उनकी ये वाली पुलिस है इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो IMB। ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया है कोलालमपुर में, मलेशिया में बनाया गया। 24/7 ये अवेलेबल है, ज़्यादा कुछ बात नहीं है, ठीक है। तो फिर स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट हैगा, ये एक स्पेशल डिपार्टमेंट हैगा बाय ICC, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सीधी सी बात है कि कॉमर्स वालों ने बना रखी है ये तो, ठीक है। तो फिर ICC ने एक स्पेशलाइज्ड एक ब्रांच बैठा रखेगी स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट से, जिसका नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो, ठीक है। अभी इनका मकसद क्या होता है, ये लोग आखिरकार करते क्या है, IMB वाले करते क्या है। इट्स एम टू कंट्रोल क्राइम रिलेटेड टू मैरीटाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि इनका एम होता है, ये लोग मकसद होता है, इनका काम होता है कि जो भी कुछ क्राइम होता है ट्रांसपोर्टेशन में, जो भी ट्रेडिंग ट्रांसपोर्टेशन में जो भी कुछ क्राइम होता है, जैसे कि माल लेके जहाज वाला भाग गया या फिर माल लेके पैसे, जो भी कुछ ऐसा भी कुछ भी क्राइम होता है, उन सबको क्राइम को ये जांच करता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो।
इट्स एम टू कंट्रोल क्राइम रिलेटेड टू मैरीटाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एंड लुक्स आफ्टर फ्रॉड, इनका काम कब आता है, अभी अभी जैसे मैं माल लेके जा रहा हूँ तब इनका काम नहीं आएगा, जब कुछ जैसे चोरी वोरी हो जाएगी तब ये लोग इनका काम, इनसे कॉन्टैक्ट में करता है पर्सन, फिर जो भी जाँच वाच करवानी होती है वो सब करता है। इनका लुक्स आफ्टर फ्रॉड, फ्रॉड होने के बाद ये लोग काम में आते हैं, ठीक है। एंड पब्लिश्ड वीकली पायरेसी रिपोर्ट, हर हफ्ते ये लोग पायरेसी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि हाँ इस हफ्ते आज इतनी चोरियाँ हुई, इस हफ्ते इतना हमारे काम हुआ, इतना फ्रॉड हुआ, वो सब एक इनका ये ना कुछ इनके हाइलाइट्स हैंगे, इनको आप क्या बोल सकते हैं, पता है मेरे माइंड में आते ही नहीं कभी कभी कुछ वर्ड, बट डोंट वरी, ठीक है। 24/7 इनका काम रहता है। कोलालमपुर में मलेशिया में इनका सेंटर रहेगा। इंक्लूड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये सब वही करता है इन्वेस्टिगेशन वगैरह, ठीक है। अभी आता है मैरीटाइम फ्रॉड के बारे में। आखिर किस तरह के, जो भी हमने पढ़ा है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो ये फ्रॉड देखता है, तो किस किस तरह के आखिरकार फ्रॉड्स वगैरह हो सकते हैं। देखिए फ्रॉड्स कई तो वही सब होता है कि जो भी कोई इलीगल काम कर रहा है रूल्स के खिलाफ चाहे खिलाफ, ठीक है। तो रूल्स के जो भी कोई वो रूल को ना माने, जो भी कोई उनकी पॉलिसी वगैरह है कि उनको अगर ना माने, तो वो होता है सब कुछ मैरीटाइम फ्रॉड्स के अंदर, ठीक है। इट्स रेफर टू इलीगल प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग गुड्स और मनी ड्यूरिंग मैरीटाइम ट्रेड, एक ट्रेडिंग के द्वारा, एक ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो भी कुछ मनी को लेके कुछ भी घपला होता है, इलीगल एक्टिविटी जो भी कुछ होती है, तो होता है मैरीटाइम फ्रॉड। रेफर टू इलीगल प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग गुड्स और मनी, गुड्स को लेके या फिर मनी को लेके, दोनों के ही कुछ भी इलीगल एक्टिविटी होती है, इलीगल जो कि रूल्स के खिलाफ हो, वो होता है मैरीटाइम फ्रॉड, ठीक है। नॉर्मल फ्रॉड वही बात है कि हिंदी में पढ़ लिया करो, पता है मैंने हर पॉइंट्स को ऐसे लिखा है कि एंड ये इंपॉर्टेंट भी है डबल स्टार के साथ। फिर आता है मैनी पार्टीज जॉइन टूगेदर इन द फ्रॉड सच एज ट्रेडर बैंकर। अच्छा, फ्रॉड कौन कौन कर सकता है, ये जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो हैगा ये किस किस के उसमें काम आएगा, ठीक है। तो फिर ये हैगा कि फ्रॉड कौन कौन कर सकता है, जो भी एक तो चाहे तो ट्रेडर कर सकता है, जो भी सामान लेकर जा रहा है लेकर आ रहा है वो ट्रेडर कर सकता है, बैंकर कर सकता है, शिपर कर सकता है, इंश्योरेंसर कर सकता है या कैप्टन कर सकता है, ठीक है। अभी बंदा जैसे कि माल भेजाएगा, लेकिन माल अपने उसका पैसे में कुछ दिक्कत होगी बैंक की तरफ से, तो वो बैंकर इसका जिम्मे वो आएगा, इसके मैरीटाइम फ्रॉड के अंडर आ जाएगा। शिपर आ जाएगा, शिपर वही जहाज वाला, इंश्योरेंस आ जाएगा माल का, क्योंकि अब जा रहा है जहाज से, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाले आकर बंदे चुरा लेंगे, तो फिर वही बात है कि इंश्योरेंस ना हो तो फिर इंश्योरेंस वालों ने कुछ क्लेम देने से मना कर दिया, तो वो भी फ्रॉड के अंदर उसकी जाँच होगी। कैप्टन अगर कुछ गड़बड़ी कर रहे, माल वाल खोल के चोरी धगाड़ी कर रहे, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो यही सब है। एंड अब आता है फैक्टर्स ऑफ मैरीटाइम फ्रॉड, ठीक है। अभी इसके कुछ अपन फैक्टर्स वगैरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है गवर्नमेंट इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। आखिर ये फ्रॉड्स होती क्यों है, सोचो पहले कि फ्रॉड्स आखिरकार होती क्यों है, पढ़ो ये। सबसे पहले आता है कि गवर्नमेंट क्योंकि यार इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, जो भी कुछ अगर बंदा कोई भी थोड़ा बहुत भी फ्रॉड करता है, अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती ना तो इंडिया में भी इतने क्राइम नहीं होते, सीधी सी बात है। दुबई में तो हाथ कटवा देंगे, मैंने सुना है, बस मेरे को पता नहीं कटवाते सच में ये नहीं। हाँ, गवर्नमेंट इज़ वेरी नॉट स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन, इतनी कोई गवर्नमेंट वही बिक गई है गवर्नमेंट। तो अनप्रॉपर चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, हाँ डॉक्यूमेंट पे जैसे स्कूल के पेपर चेकिंग होते हैं ना, ऐसे आगमन ये बता दी, वही वाली बात है। ओके। एंड लैक ऑफ एक्शन, कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लेते इसलिए हो जाएगी। एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, अभी ये होता है ना कि कोई भी पुलिस वाला ज़्यादातर जैसे एफआईआर नहीं लिखता है, क्यों नहीं लिखता, उसको भी पता है कि यार मेरा काम बढ़ेगा, मेरा काम बढ़ेगा, मेरी ड्यूटी बढ़ जाएगी, उसके हिसाब से फिर चक्कर काटने पड़ेंगे, तो वही होता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। और जैसे इंटरनेशनल ही है तो उसको भी पता है कि इस इधर से उधर करना पड़ेगा, ये सब झंझट जो होता है ना, इन सब में कोई नहीं पढ़ना चाहता, कोई भी नहीं सच में। तो वही वाली बात है। हाँ, फैक्टर मैरीटाइम फ्रॉड, आखिर फ्रॉड होते क्यों है, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है, चेकिंग डॉक्यूमेंट की प्रॉपर चेकिंग नहीं होती है, और एक्शन कुछ ज़्यादा कोई बंदा लेता नहीं है, चेकिंग होने के बाद भी जैसे कुछ पकड़ा जाता है तो एंड पैसे घूस खिला देते हैं। इसमें मेन बात ये आती है, अगर कोई बंदा जैसे पकड़ा भी जाता है ना तो वो खिला पिला के निकल जाता है, हर जगह चलती है रिश्वत। फिर आता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, वही है, झंझट में कौन पड़ेगा। एंड देन आता है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आईसीसी, ये हमेशा पढ़ा होगा, आईसीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज पढ़ते हैं अपन आईसीसी, ठीक है। तो आईसीसी में होता क्या, लार्जेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कि आईसीसी इन द वर्ल्ड,
ठीक है। तो आईसीसी लार्जेस्ट बिजनेस, और इधर एक मिनट आ गया, ओके डन। तो लार्जेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, 45 मिलियन मेंबर रहेंगे इस आईसीसी के अंडर। कंपनी आती है, 45 मिलियन मेंबर्स की कंपनी आती है, एंड 100 से ज़्यादा कंट्री इसके अंडर काम करती है आईसीसी। ठीक है। तो सबसे पहले लार्जेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इससे बड़ा कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन तो पता ही है ना, 2+ से जितने भी बंदे होते हैं सबको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑफिशियल होता है एंड अनऑफिशियल होता है, वो सब तो यार बारी